थोड़ी देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम। आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएं। सामीन, बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत, मासूम और बेफिक्र दौर होता है। ये वो उम्र होती है जब इंसान नई चीजें सीखता है, खेलता कूदता है, हंसता है और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाता है। बच्चे फूलों के मानिंद होते हैं जिन्हें नरमी, मोहब्बत और तवज्जो की बहुत जरूरत होती है ताकि वो पूरी आबो ताब से खिल सके। लेकिन जब हम आज के जदीद तालीमी निज़ाम को देखते हैं तो ये महसूस होता है कि आज के दौर में बच्चों के इस हसीन बचपन पर तालीमी बोझ की चादर तान दी गई है। नीज आजकल के बच्चे भारी बस्तों, तवील होमवर्क, ट्यूशन क्लासेस और कुछ मुश्किलाती निसाब के नीचे दबे नजर आते हैं। उनकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा किताबों, असाइनमेंट्स और इम्तिहानात की तैयारी में ही गुजर जाता है। सुबह सवेरे स्कूल, शाम को ट्यूशन और रात में होमवर्क, यही उनकी जिंदगी का रोजमर्रा मामूल बन चुका है। नतीजा यह है कि बच्चे अपनी तख्लीकी सलाहियतें, खेल का वक्त और बेफिक्री से जीने का हक खो सा बैठे हैं। इन सब चीजों के पेश नजर आज हमने एहतमाम किया है एक मुबाहिसे का। मौजू है मासूम बचपन और तालीमी बोझ। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज की उर्दू बज़्म में हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं जनाब प्रोफेसर अब्बास नैयर साहब, HOD शोबाए उर्दू, लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ, जनाब डॉक्टर आरिफ नजमी साहब और नाचीज सैयद मोहम्मद उमैर। हम सबसे पहले अपने दोनों खुसूसी मेहमान का आज के उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। और अब बगैर किसी तमहीद व ताखीर आज के मुबाहिसे को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा मासूम बचपन और दूसरा तालीमी बोझ। सबसे पहले प्रोफेसर नैयर साहब से मासूम बचपन के हवाले से सवाल है कि आज के जदीद तालीमी निज़ाम के साथ बचपन की मासूमियत को किस तरह अव्वलन महफूज रखा जा सकता है, इस पर इशारे ख्याल फरमाएं। बहुत शुक्रिया। ये जो आपने बचपन की मासूमियत पे बात की है, ये बचपन कितना भोला भाला लफ्ज है, मासूमियत उसे और क्यूट और प्यारा बना देता है। तो सबसे पहले तो मेरा जी चाहता है एक शेर मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, वो जिनको आपने फूल कहा है, वो जो आसमान के फरिश्तों की तरह जमीन पे चलते हैं, जैसे जुगनू चल रहे हों, जैसे सितारे अपनी पुश्त पे बस्ता रखे हुए स्कूल की तरफ जा रहे हों। जब मैं उनको देखता हूँ तो जी चाहता है कि इनके स्कूल में फिर से नाम लिखा लूँ, फिर से बच्चा हो जाऊं, या उनके स्कूल में जाके जब तकरीबात में मुझे बोलने का मौका मिलता है तो बच्चा हो जाने का जी चाहता है। या आज जब आप बचपन पे गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये जो हमारी जबान में थोड़ी सख्ती आ गई है, जी चाहता है वैसे ही तुतला के बात की जाए ताकि बच्चों को बच्चों के जबान में समझा जा सके, समझाया जा सके। तो एक शेर मैं नजर करता हूँ। आसमां से फूल बरसें आबशारों की तरह, आसमां से फूल बरसें आबशारों की तरह, इनके मुस्तकबिल हो रोशन चांद तारों की तरह। इसलिए कि इनके मुस्तकबिल से, इनके भविष्य से, इनके फ्यूचर से हमारे मुल्क का, हमारे राष्ट्र का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। ये जो नया हिंदुस्तान तामीर करेंगे वो ये बच्चे तामीर करेंगे, इसलिए इनकी तरबियत बहुत जरूरी है। तो ये जो बच्चे हैं, इनकी मासूमियत को बरकरार रखने के लिए जो बात आपने की है वो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने शुरू के जो 3 साल बच्चों के हैं उनमें तालीम के साथ तरबियत, शिक्षा के साथ दीक्षा, ज्ञान के साथ ध्यान, यानी इल्म के साथ हुनर पे जो तवज्जो दी है। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे जो नंबर हैं वो 100 के 100 नंबर स्कूल ही से लिए जाएं, बल्कि आपके आसपास पड़ोस में कोई कुम्हार अगर कुल्हड़ बना रहा है, कोई प्लास्टिक वाला अगर खिलौने बना रहा है, कोई कपड़े वाला कोई चीज बना रहा है, दस्तकारी कोई कर रहा है, कोई चिकन का काम कर रहा है, तो उससे भी 4-4 क्रेडिट लेके स्कूल के निसाब का पार्ट बना के उनको वो हुनर सिखाना भी बताया जाए और फिर पहचाना जाए कि उनके अंदर जो नेचुरल टैलेंट हैं वो क्या हैं। हम उनके ऊपर न थोपें, जिस तरफ वो जाना चाहते हैं उन्हें मुस्तकबिल में निकालें। जी, मासूम बचपन के हवाले से सबसे अच्छी बात ये आपने कही कि वहाँ के माहौल को देखा जाए, और उस माहौल में अगर कोई कुम्हार है, कुल्हड़ बना रहा है, या इसी तरह दूसरा कोई किसान है और वो किसानी कर रहा है, या कोई कपड़े वाला है और वो दरजोजी का काम कर रहा है, तो वो फन उनको सिखा दिया जाए और उस फन के जरिए भी बच्चा अपने अंदर तख्लीकी सलाहियत पैदा करेगा और मासूमियत के साथ साथ
बहुत सारी चीजें सीख लेगा और नई तालीमी निजाम के अंदर ये चीजें शामिल हैं, जिसका बहुत अच्छा खैर मकदम है। एक सवाल डॉक्टर आरिफ नजमी साहब से लेंगे। डॉक्टर साहब, बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को निखारने में वालिदैन और असातिज़ा का क्या किरदार हो सकता है और होना चाहिए, इस पर आप क्या कहते हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि घर में जो तरबियत होती है उसमें वालिदैन को बच्चों की न सिर्फ ज़हनी सलाहियतों को मलहूज़ रखना चाहिए बल्कि उसकी जिस्मानी सलाहियतों की भी सामने रखना चाहिए, ताकि हमें महसूस कर सके, ये जान सके कि हमारे बच्चे में कितनी सलाहियत है कि किस बोझ को उठाने की। जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि तख्लीकी सलाहियतों के पेश नज़र बच्चा किस तरफ अपना रुझान पैदा कर रहा है, जी जी, और उसको समझना चाहिए वालिदैन को कि बच्चे में कौन सा टैलेंट है, कौन सी तख्लीकी सलाहियत है, कि वो बोलता है तो किस अंदाज में बोलता है, नगमगाता है तो उसकी तरन्नुम क्या है, लिखता है तो किस तरह। तो ये चीज देख कर असातिज़ा का इंतखाब किया जाए और फिर उसकी सलाहियतों को परवान चढ़ा जाए, ये आप मुझे लगता है कहना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। यहाँ पर एक सवाल नैयर साहब से लेंगे। तालीमी बोझ के हवाले से है सवाल कि ज्यादा होमवर्क आज के वक्त में स्कूलों में देखने को मिलता है, तो ज्यादा होमवर्क देना, लंबी लंबी ट्यूशन लेना या कराना, तो क्या इनमें बच्चों की कामयाबियां मुज़मर है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए उमैर साहब, आपके सवाल में ही आपका जवाब भी पोशीदा है। बच्चा जो है वो दिन भर तो पहले स्कूल में रहे, शाम को आके ट्यूशन में रहे, रात उसकी होमवर्क में कट जाए, तो वो क्या नींद में चलेगा, सोते हुए काम करेगा? वो भी तो इंसान है। हम सब निसाब बनाने वाले, स्कूल चलाने वाले, बच्चों की तरबियत करने वाले, बच्चों की उस नजाकत को, उस मासूमियत को क्यों नहीं महसूस करते? और आखिर ये बताइए, आज भी दुनिया में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं, या हिंदुस्तान में जितने सदर ममलकत गुजरे हैं, वज़ीर आज़म गुजरे हैं, यानी स्वामी विवेकानंद जी से लेके मौलाना अबुल कलाम आजाद तक, मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेके APJ अब्दुल कलाम तक, क्या कोई ट्यूशन पढ़ता था? बल्कि वो जो गुरुकुल पद्धति थी, वो जो हमारा मदरसे का निजाम था, दरसे निजामी का, वही हमारे यहाँ सब कुछ था। ये लॉर्ड मैकाले ने जिस तरीके से मगरिब से जो हमारी चीजें जो हैं वो लेके शुरू की हैं, जिसमें जो है वो कश्मकशें पैदा हुई हैं, तबकाती कश्मकश पैदा हुई है, जिससे एक्सपेक्टेशन बढ़ी है कि साहब ये होना चाहिए, ये उसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए। उस पूरे तालीमी निजाम को दुरुस्त करके हमने हिंदुस्तान में हमको वापस आना पड़ेगा। गुरुकुल पद्धति में चरण स्पर्श के जरिए से एक बाप और बेटे का जो रिश्ता उस्ताद और शागिर्द में कायम होता था, उसे कायम करना पड़ेगा। अच्छा, एक टीचर है, वो अपनी जिम्मेदारियां इसलिए नहीं पूरी करता कि शाम को ट्यूशन में ट्यूटर इसको पढ़ा देगा। वही टीचर शाम को किसी और बच्चों को ट्यूशन दे रहा होता है, तो उसको अपनी सैलरी पे कनात नहीं है, उसे 4 पैसे और चाहिए, तो सारी तवज्जो वो अपने ट्यूशन पे देगा। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो एक ट्यूटर के पास जाइए, तो ट्यूटर भी बच्चे को इधर उधर से पल्ले झाड़ के वो कहता है ये 4 चीजें लर्न कर लेना और कल सुना देना। तो अब वो कौन सिखाएगा बच्चे को? फिर वही माँ बाप पे बात आ गई। तो अगर इस पूरे निजाम को दुरुस्त किया जाए और एक फितरी तरीके से एक माँ जैसे पढ़ाती है, वैसे ही उस्ताद को सबसे पहले ये महसूस करना चाहिए कि वो हर हाल में उस्ताद है। स्कूल के बाहर भी उस्ताद है, स्कूल के अंदर भी उस्ताद है। हमारा हिंदुस्तान पहचाना जाता है रिश्तों के रख रखाव की वजह से, मिट्टी से जुड़ाव की वजह से हिंदुस्तान पहचाना जाता है। यही पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनने के लिए हिंदुस्तान के पास चीजें हैं। तो बच्चे को कहीं से मादियत का शायबा भी उसके पास से न गुजरने दें। उसको वही रूहानी निजाम के जैसे बाप कुर्बानी देता है, वैसे ही टीचर भी कुर्बानी देता हुआ नजर आए, इसलिए कि कल का उस्ताद वही होगा। तो वो ट्यूशन की तरफ न जाए, तो उसको इतना खूबसूरती के साथ मदरसा, यानी मदर अंग्रेजी में और सा उर्दू और हिंदी में, बिल्कुल बाप और माँ की तरह से उसे पढ़ाया जाए, तो बच्चे की नशोनुमा जरूर होगी। बहुत अच्छी बात कही प्रोफेसर साहब आपने कि होमवर्क पर ज्यादा ईमान न लाते हुए दर हकीकत सबसे पहले उस्ताद को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और मजीद उसी क्लास में उसको इतना समझा दिया जाए कि उसको ट्यूशन की जरूरत न पड़े या ज्यादा होमवर्क की जरूरत न पड़े, बल्कि जिस तरह माँ बाप अपने बच्चे के लिए पूरी कद्दो काविश करते हैं, मेहनत करते हैं और उसको एक अच्छा शहरी और एक अच्छा इंसान बनाने की पूरी जुस्तजू करते हैं, इसी तरह एक उस्ताद की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को भरपूर अंदाज में अदा करे। ये एक सवाल यहाँ पर आरिफ साहब से करेंगे। आरिफ साहब, क्या आज के वक्त में वालिदैन की बुलंद तवक्कुआत बच्चों की मासूमियत को चैलेंज कर रही है, और क्या खेल कूद से महरूमी बच्चों को फितरी नशो नुमा से रोक रही है? इस पर आपकी क्या राय? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे अहद का यही अलमिया है कि हमारे जो बच्चों के वालिदैन हैं, उन्होंने अपने बच्चों से मुतालिक तवक्कुआत जो हैं उसका दायरा बहुत वसी कर लिया है।
जी। हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर माशरे का एक बहुत बड़ा आदमी बने, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और बड़े से हो बड़े ओहदों पर फैज हो। ये जो तवक्कुआत हैं, इसकी वजह से वो जो अमल करते हैं उससे हमारे बच्चों का जो बचपन है वो मुतासिर होता है। दरअसल हमने आप पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि वालिदैन को बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को मलूज रखना चाहिए, उनकी दिलचस्पियों को, उनके ज़ौक़ व शौक़ को हमें समझना चाहिए। वालिदैन जब बच्चे की दिलचस्पियों को और उनके ज़ौक़ व शौक़ को समझेंगे तो उसके मुताबिक ही उसकी तरबियत करेंगे, उसके लिए एक रास्ता चुनेंगे। तो वालिदैन का सबसे बड़ा ये है कि वो अपनी तवक्कुआत जो है बच्चों पर न थोपें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं बच्चों पर तवक्कुआत रखने से पहले वालिदैन को उनकी सलाहियतों पर गौर करना चाहिए कि बच्चा किस फील्ड के अंदर क्या सलाहियत रखता है, और IAS या PCS डॉक्टर या इंजीनियर बनाने से पहले बच्चा किस सलाहियत का मालिक है उस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। इसी तरह खेलकूद के ताल्लुक से भी ये बात आनी चाहिए कि बच्चों को एक वक्त खेलकूद का जरूर देना चाहिए। बच्चों की नशोनुमा इससे होती है, बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनको जिस्मानी तौर पर इससे तक़वियत मिलती है, मजबूती आती है, वो मजबूत बनते हैं, और ये चीज बहुत जरूरी है। बच्चों को अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी तवक्कुआत में उलझा कर रख दिया जाए तो फिर वो खेल कूद से दूर रहेंगे, तो कमजोर बदन नजर आएंगे और बहुत सारी चीजों में वो कमजोर हो जाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है, तवक्कुआत अच्छी रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ उनकी सलाहियतों को भी जरूर मद्देनजर रखा जाए। एक सवाल नैयर साहब से करेंगे यहाँ पर। नैयर साहब, जैसा कि हम देखते हैं आज के वक्त में इम्तिहानात का सिलसिला पहले के मुकाबले में बढ़ गया है, तो क्या इम्तिहानात पर मबनी तालीमी निजाम बच्चों के तालीमी बोझ का सबब तो नहीं बन रहा है? इस पर आपकी क्या राय? हाँ, बेशक बोझ बन रहा है। देखिए, हम लोग तो साल में एक इम्तिहान देते थे और यही करते आए हैं, और उसके बाद में वो हमारे दिमाग में, तरबियत में सब चीजें आती रहती थी। अब तो एक इम्तिहान खत्म नहीं होता, दूसरा इम्तिहान शुरू हो जाता है। अच्छा, उस इम्तिहान के लिए जो है वो फॉर्मेलिटीज के साथ हमारा कोर्स पूरा हो गया, टीचर कहता है, उसको प्रिंसिपल का जवाब देना होता है। वो बच्चा जो है वो इम्तिहान तक ही महदूद होकर रह गया है। उसके स्ट्रेस में बच्चा जो है और कुछ नहीं कर पाता, उसकी वजह से उसका बस्ता बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि बच्चे में भी अब इम्तिहान की वजह से उसकी कापियों की तादाद बढ़ रही है। एक्सरसाइज बुक अलग है, इमला वाली बुक अलग है, लैंग्वेज वाली बुक अलग है, लिटरेचर वाली बुक अलग है, ऐसे ही कॉपीज अलग हैं। जबकि मेडिकल साइंस भी ये बात कह चुकी है कि एक बॉडी पे उसके 10% से ज्यादा बोझ अगर डाला गया तो उसका जो फिजिकल नशोनुमा है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी सब। तो इस वजह से बच्चे को अगर 25 किलो का वजन है उसकी बॉडी का, तो 2.5 किलो से ज्यादा का बस्ता नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से बार बार, पहले तो साल में एक इम्तिहान होता था, सेमेस्टर हो गया, फिर मिड सेमेस्टर हो गया, फिर मंथली हो गया, फिर वीकली हो गया, तो बच्चा सिर्फ यही करता रहता है। पहली बात तो इतना ये भी नहीं करना चाहिए। हर बाप ये कहता है कि साहब तुम्हारी क्लास में पोजीशन कौन सी आई, तो भाई 40 बच्चे हैं तो कोई 40वें नंबर पे भी होगा, मगर वो इसी स्ट्रेस में रहता है खाली। तो उसको आजादी से, बचपना भी एक मासूम दरिया है, एक पानी है जो अपनी जगह खुद ही बना लेगा, अपनी मंजिल भी तलाश कर लेगा। हो सकता है वो IAS PCS बनाने वाले स्कूल खोलने की सलाहियत, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की सलाहियत रखता हो, और आप जबरदस्ती उसको बांध रहे हैं। तो पहली बात तो किसी भी काम में एक्सपेक्टेशन अच्छी बात है ही नहीं है। आपने हमको बुलाया तो पहले ही से तवक्को बांध लेंगे तो हम वो काम नहीं करेंगे। तो आप अपने बच्चों के साथ भी जब एक्सपेक्टेशन रख देते हैं तो ये उनके साथ जुल्म होता है। उनका फितरी इर्तिका होना चाहिए। जैसे दरिया का पानी बहता है तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो इन बच्चों को पलने दिया जाए, बढ़ने दिया जाए, चहकने दिया जाए, महकने दिया जाए, ये हमारा मुस्तकबिल बनाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात कही प्रोफेसर नैयर साहब आपने कि तालीमी निजाम के अंदर जो इम्तिहानात की कसरत है उसको कम किया जाए। पहले भी इम्तिहानात होते थे, साल में 1 या बहुत ज्यादा 2 इम्तिहान होते थे, और उससे बहुत अच्छे लोग बने हैं, और ये मिसालें हमारी तारीख में आज भी मौजूद हैं। तो जितने कम इम्तिहानात होंगे, बोझ जितना कम होगा, उतना ही बच्चा जहनी तौर पर मजबूत नजर आएगा, और इससे तालीमी निजाम में भी तरक्की होगी, उसके नशोनुमा में तरक्की होगी। ये बहुत अहम बात है जो आपने कही है। एक सवाल आरिफ साहब से है। आरिफ साहब, तालीमी दबाव से बचने के लिए तलबा, असातिज़ा, वालिदैन को आज के वक्त में क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? इस पर आप क्या कहते हैं? आज वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत के लिए पहले तो ये चाहिए कि उनको जो तालीमी बोझ होता है और उन पर जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां लाद दी जाती है, उनको कम करना चाहिए। नैयर साहब, आप इसकी वजाहत करें कि तलबा, असातिज़ा, वालिदैन आज के वक्त में तालीमी बोझ को पेश नजर रखते हुए क्या हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं? पहली बात तो कोई प्रेशर कहीं से बना ही नहीं, बच्चा जो है वो प्रेशर बनाने की चीज नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात, ना उससे आप तवक्को रखें। उनको ये भी बताना चाहिए कि हमारे
ہمارے جب مہاتما گاندھی جی ہمارے بابا قوم راشٹرپتا وہ کوئی بہت زیادہ میرٹ لے کے نہیں آئے تھے، تو ہم بچہ جو ہے وہ پتا چلا ہر مہینے کے میرٹ باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے تم اتنا نمبر لے کے نہیں ہے، تم اتنا ٹھیک ہے جتنا اس کے بس کا ہے اس کو کہیے، تو محبت سے پیار سے وہ کریے، مگر اس کے ساتھ سختی کرنا بچے کے ساتھ، تو ہر کوئی جو ہے وہ تربیت کی طریقے سے اس سے رویہ اپنائے، لیکن سختی کرنا جو ہے وہ بچوں کے ساتھ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طلباء کے اندر سب سے پہلے ان کی اپنی صلاحیتوں کو پرکھتے ہوئے ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالتے ہوئے، بلکہ ان کے لیے آسان اور سہل اسلوب میں بات چیت کی جائے اور ان کو آگے بڑھایا جائے۔ اساتذہ اکرام کی بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے آسان سے آسان اسلوب میں بات کی جائے، اور والدین بہت زیادہ ان کے اوپر دباؤ نہ ڈالیں، بلکہ آسانی کے ساتھ میں جو وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو آزادی کے ساتھ میں کرنے دیں۔ ایک سوال اور کریں گے یہاں پر، نیئر صاحب سے کریں گے۔ تعلیمی بوجھ کے پیش نظر آج کل بچے ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور دکھائی دیتے ہیں، تو کیا نصاب میں کمی یا تبدیلی پر نظر ثانی کی گنجائش بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اس پر وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، نصاب کوئی بھی ہو اس میں تبدیلی کی ضرورت تو ہر وقت محسوس ہوتی رہتی ہے۔ ہر نیا سال، ہر نیا سورج نئے سوال لے کے آتا ہے، ہر نئی شام نئی الجھنیں لے کے آتی ہے، ہر نئی صبح نئے مسائل لے کے آتی ہے۔ تو جو ماہرین تعلیم ہیں، جو پالیسی بنانے والے ہیں، انہیں اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ بچے کے لیے وہ نصاب بناتے رہیں، اور ماں باپ کو بھی بجائے اس کے کہ بچی پہ سختی کریں، اپنی زندگی ایسی گزاریں کہ وہ خود ایک بچے کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، ماں باپ بھی اور استاد بھی۔ تو اپنی ذمہ داریوں کا ہم احساس کریں گے تو بچہ آٹومیٹک سیکھتا جائے گا۔ ہر چیز سمجھانے کی نہیں، بہت ساری چیزیں سمجھ جانے کی ہوتی ہیں، تو بغیر سمجھائے اگر سمجھ میں آ جائے تو اس سے بہتر کوئی نہیں۔ اور مجھے لگ رہا ہے ایک فطری نظام یہی ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے، مچھلی کے بچے کو کون تیرنا سکھاتا ہے اور پرندے کے بچے کو کون اڑنا سکھاتا ہے؟ لیکن وہ اپنے پریوار، اپنے ماحول کے ساتھ میں سیکھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، بحیثیت ماں، بحیثیت باپ، بحیثیت استاد۔ ہم خود ایسی زندگی گزاریں کہ بچے ہمارے ساتھ اسی ماحول میں رم جائیں۔ ہم بھی تو کبھی کتاب اٹھا لیا کریں، ہم بھی تو کبھی کچھ لکھنے پڑھنے بیٹھ جایا کریں، تو بچہ کتاب کا عادی بنے گا نا۔ ہم تو دن بھر غائب رہتے ہیں، اپنے گھر ہی نہیں آتے، اور شام کو چاہتے ہیں بچہ ہمارا آئیڈیل بنے، کیسے بنے گا؟ تو ہمیں خود ویسے ہی ذمہ دار انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنی چاہیے، اور رشتوں کے رکھ رکھاؤ کے ساتھ اگر رشتے سب کمزور ہو رہے ہیں، استاد شاگرد کا رشتہ کمزور ہو رہا ہے، ماں بیٹے کا رشتہ کمزور ہو رہا ہے، باپ بیٹی کا رشتہ کمزور ہو رہا ہے، کاپی اور لکھنے والے کا رشتہ کمزور ہو رہا ہے، کتاب اور پڑھنے والے کا رشتہ کمزور ہو رہا ہے، اصل چیز ہے رشتے کا مضبوط ہونا، تو یہی تعلیمی نظام کو کامیاب بنائے گا۔ بہت خوب، بہت اچھی باتیں بتائی آپ نے کہ یہاں پر جسمانی طور پر بچے یا اسی طریقے سے ذہنی طور پر بچے جو کمزور دکھائی دے رہے ہیں، اس کے تعلق سے آپ نے بات کی کہ نصاب میں تبدیلی کی گنجائش ہے، اور اس طرح کی گنجائشیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ سامعین، آج کے مباحثے کا لب لباب یہی ہے کہ ماہرین تعلیم حضرات کو چاہیے کہ تعلیمی نظام کو سہل اور آسان بنائیں، بیجا بوجھ کو کم کریں، نیز ایک خوشگوار تعلیمی ماحول بنائیں تاکہ بچے بغیر دباؤ کے سب کچھ سیکھ سکیں اور اپنا بچپن پوری خوشی کے ساتھ گزار سکیں۔ اور اب ہم اپنے دونوں خصوصی مہمان جناب پروفیسر عباس رضا نیئر صاحب اور جناب ڈاکٹر عارف نجمی صاحب کے بےحد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ حضرات نے ہمارے سامعین کے لیے بہت ہی اچھا اور عمدہ مواد معلومات فراہم کی۔ اس کے علاوہ سامعین، آج کا ہمارا اردو پروگرام آپ حضرات کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور واقف کرائیں۔ آپ ہمیں اپنے خطوط کے ذریعے بھی مطلع کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اردو کاریکرم دوارا کیندر نردیشک 18 ودھان سبھا مارگ آکاشوانی لکھنؤ، پن کوڈ نمبر ہے 226001۔ اسی طرح آپ ہمیں میل کے ذریعے بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ہے pkldlko@gmail.com۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔